as a permanent member of the UN Security Council is a very big deal. Precisely because it's a very big deal, it will not happen easily. Because the world is in reality not a particularly generous place. मैं बता दूं कि इंडिया ने ये तय किया है कि अब किसी भी ममालिक को शामिल करने के लिए तमाम ममालिक का कंसर्न इत्तेफाक जरूरी है। अभी तक किसी कंट्री ने डायरेक्टली इंडिया को ना नहीं कहा। हाँ, अगर इंडिया अकेला अप्लाई करता है ना कि ठीक है जापान को छोड़े ब्राजील को छोड़े, देन इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्रीज टू, जब देखते हैं क्या होता है। इंडिया हैज टू शो द वर्ल्ड व्हाट इट विल डू नाउ इफ इट वाज इन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर इंडिया ये दो जंगों में, मैं शुरू से कह रहा हूं, इफ इंडिया वाज मोर एक्टिव इन ब्रिंगिंग पीस। देखिए, दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी दोनों इजरायलीज और फलस्तीन इज्जत करते हैं, वो इंडिया है। अब कुछ लेन देन तो ऑब्वियसली यहां पर हुआ होगा, उसके हिसाब में कोई इतनी क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है, बट दैट इज हाउ द गेम इज प्लेड, सो वन मस्ट रियली नॉट फ्रेट ओवर इट। साहब, किस तरह से शी जिनपिंग के थोड़े पंख अभी कट गए हैं, क्योंकि ये एक्शन जो शुरू हुआ था 2020 में बिना शी जिनपिंग के अप्रूवल के नहीं हो सकता था। तो अभी वही शी जिनपिंग को मोदी साहब को बुला के, बाय द वे जो भी डिस्कशन हुए थे मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, उसमें चाइना ने बुलाया था मोदी साहब को बात करने के लिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए किसको पीछे हटना पड़ा और किसको पहली करनी पड़ी। देखिए, चाइना जो ब्लॉक कर रहा है इंडिया को, वो डायरेक्टली इंडिया को नहीं ब्लॉक कर रहा है, वो जापान को ब्लॉक कर रहा है। तो वो जापान को ब्लॉक करने से वो G4 का प्रपोजल रुक जाता है। देखिए, अभी तक किसी कंट्री ने डायरेक्टली इंडिया को ना नहीं कहा। हाँ, अगर इंडिया अकेला अप्लाई करता है ना कि ठीक है जापान को छोड़े ब्राजील को छोड़े, देन इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्रीज टू, जब देखते हैं क्या होता है ना। अगर सिर्फ ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज गोइंग विद जर्मनी, और फिर लोग, भाई ग्लोबल साउथ को जर्मनी को क्यों दे भाई? ऑलरेडी वेस्ट यूरोप के पास 2 न्यूक्लियर पावर्स है, उनके पास 2 वीटो पावर्स हैं, बर्तानिया और फ्रांस। यूरोपियन यूनियन के पास फ्रांस है, तो जर्मनी को देने से क्या फायदा? और वैसे भी जर्मनी क्या कर लिया? देखिए, सेकेंडली, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म, वो अपना इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि देयर आर मेनी पीपल हु कैन ब्लॉक। अगर आप 5 से लेके अगर आप 9 ऐसे मुल्क लेकर आ जाते हैं हु कैन ब्लॉक थिंग्स, तो दैट विल बिकम लेस इफेक्टिव, नॉट मोर इफेक्टिव। सो यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ इन। तो इंडिया हैज टू शो द वर्ल्ड व्हाट इट विल डू नाउ इफ इट वाज इन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर इंडिया ये दो जंगों में, मैं शुरू से कह रहा हूं, इफ इंडिया वाज मोर एक्टिव इन ब्रिंगिंग पीस। देखिए, दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी दोनों इजरायलीज और फलस्तीन इज्जत करते हैं, वो इंडिया है। There is no other country which enjoys the respect of Arabs as well as Jews जितना इंडिया एंजॉय करता है। अमेरिका की भी उतनी इज्जत नहीं है फलस्तीन में, सिर्फ इजराइल में है, राइट? सो इंडिया कुड हैव प्लेड ए बिगर रोल देयर। और यूक्रेन का तो अब फिर काजान में जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, हो आई वांट टू प्ले ए रोल। अब कुछ लेन देन तो ऑब्वियसली यहां पर हुआ होगा, उसके हिसाब में कोई इतनी क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है, बट दैट इज हाउ द गेम इज प्लेड, सो वन मस्ट रियली नॉट फ्रेट ओवर इट। द बॉटम लाइन सेज कि भाई चाइना को पीछे हटना पड़ा। अपने जितने भी ब्लॉकिंग कर रखी थी उसने, स्पेशली एक एरिया के अंदर जहां पर थोड़ी क्राइसिस थी, जो 2013 से चल रहा है, तेप्सांग के अंदर, जहां पर उन्होंने आपका एक्सेस एक काफी डिसेंट एरिया के ऊपर बंद करके रखा था, उसको अब खोल दिया गया है। चाइना को भी पूरी तरह से एक्सेस नहीं मिल रहा था। चाइना ने एक जगह पे बंद करा, हमने दूसरी जगह पे बंद कर रखा था एज अ क्विड प्रो को। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये सिर्फ एक वन साइडेड अफेयर नहीं था, चाइना की भी हालत काफी खराब थी। इसके न्यूज और इसकी रिपोर्ट्स हमने काफी बारी डिस्कस करा है कि भाई चाइना के 50 से 60 सोल्जर्स साल के जस्ट हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस से मर जाते थे। वहां पर उनको रहना काफी मुश्किल पड़ रहा था, और यहाँ पर उनके जो आर्मी की तरफ से प्रेशर उनके लीडरशिप के ऊपर आ रहा है, उसका थोड़ा सा गड़बड़ आपको दिखेगा। और उसको ये भी दिखेगा कि साहब किस तरह से शी जिनपिंग के थोड़े पंख अभी कट गए हैं, क्योंकि ये एक्शन जो शुरू हुआ था 2020 में बिना शी जिनपिंग के अप्रूवल के नहीं हो सकता था।
तो अभी वही शी जिनपिंग को मोदी साहब को बुला के, बाय द वे जो भी डिस्कशन हुए थे मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, उसमें चाइना ने बुलाया था मोदी साहब को बात करने के लिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए किसको पीछे हटना पड़ा और किसको पहली करनी पड़ी। भारत ने तो बड़ा क्लियरली बोला था, यार ठीक है आपको बैठना है बैठो, हम भी यहाँ पर बैठे हुए, कोई हिलने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, आपकी कोई टेंशन नहीं है, आपकी हालत खराब होगी तो फिर बाद में हमको मत बोलना। मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट इंडिया वांट्स टू अटैक पाकिस्तान एंड बाय फोर्स टेक बैक जो हम पीओके कहते हैं, और उसके काफी बातें हुई। अगर इंडिया वो इस हालत में अगर इंडिया हमला करता है, सोचिए आप कि आपने हमला कर दिया, पाकिस्तान की फौज को आपने 3-4 दिन में हरा के भगा दिया, उसका मतलब खामोश तो नहीं हो जाएगा। इंडिया विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग्स, जैसा गाजा हो गया वैसा हो जाएगा पीओके। तो ऐसी सूरत में इंडिया के खिलाफ यूएन से कई सैंक्शंस आ सकते हैं। सो अगर इंडिया के पास वीटो है, then it can protect itself from international sanctions, international criminal court, international court of justice, इन सारी चीजों को वो वीटो कर सकते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना रिफॉर्म अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, it doesn't mean that they are supporting a veto for India. The proposal ये है कि G4 में ये G4 को लाएंगे as permanent members। देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 और परमानेंट वीटो पावर्स और 10 जो इलेक्ट होके आते हैं, जिसमें इंडिया कई बार इलेक्ट होके गया हुआ है। लेकिन दे आर नॉन परमानेंट एंड नॉन वीटो वोटिंग मेंबर्स जो 2 साल के लिए बनते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। अब ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म करके वो 15 से 19 कर देंगे, जिसमें ये 4 परमानेंट मेंबर्स आ जाएंगे। सो देयर विल बी नॉट 3 लेवल्स in the UN Security Council, जिसमें 5 permanent members with veto power, 4 permanent members without veto power, और बाकी के 10 या उसको 11 कर दे या 12 कर दे नॉन परमानेंट नॉन वीटो पावर्स। इंडिया का ऐसा है। Now, as per reports, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है जहां पर भारत चाइना पूरी तरह से जो डिसएंगेजमेंट है इन द रीजन्स ऑफ देप्सांग एंड देमचोक मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन और पेट्रोलिंग की रिजम्पशन 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। इसी बीच डॉक्टर जयशंकर ने भी एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया कि देखिए ऐसा है, ये जो बॉर्डर पेट्रोलिंग शुरू हुई है इसका मतलब ये नहीं कि सारे इशू चाइना के साथ ठीक हो गए, बल्ले बल्ले हो गए, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड सब दोस्ती यारी में अब जीते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मल्टीपल अदर इश्यूज और ये एक पहला छोटा सा कदम है, पहला कदम भी नहीं बोला, पहला छोटा सा कदम है जहां पर काफी सारे इश्यूज जहां पर ट्रेड स्ट्रेटेजिक इश्यूज और काफी सारी चीजें आती हैं उनकी तरफ जाने का एक छोटा सा पहला कदम है। और यहाँ पर बड़ी क्लियरली चीज बोली गई कि भारत की तरफ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ऑन इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ऑन इट्स टेरिटोरियल इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू बी डन बाय द चाइनीज। 80 से 90% का डिसएंगेजमेंट का आज तक का प्लान था। ऑब्वियसली यार काफी टाइम से वहां पर रह रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा ये सब चीजें। और ऑफ कोर्स आर्मी को भी पूरी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी आके बोलने से पहले कि साहब देख में सब चीजें ठीक हो गई हैं। वाई जंक्शन, राखी नाला, इन जगहों के ऊपर जो काफी फेमस जगह है, इनके ऊपर हमने चैनल पे भी बात करी है। इनके ऊपर भी जो क्रिटिकल एक्सेस पॉइंट है, जिनके ऊपर भी एक कुछ स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए थे, उनको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया और उसके सैटेलाइट इमेजेस आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिए होंगे। काफी हद तक ये चीजें हमको जाती दिखती हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।